सभी को वंदे मातरम। मैं गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी का एकलव्य बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं संक्षिप्त मेरे बारे में भाई साहब ने बहुत कुछ बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल सा साधारण सा एक भाई हूँ, एक भाई और एक बेटा बनने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बात हुई जो मैं इस लाइन में आ गया और इस तरफ झुकाव आया, ताकि शायद मेरी बातों से आपको सहमति आए। सन 2016 की बात है। 2016 में हमारे परिवार, समाज, रिश्तेदारों में काफ़ी सारी बीमारियां आई। उस वक्त एकाएक लगभग 5-6 लाख रुपए का अप्रॉक्सीमेट खर्च आया। तो मैंने ये देखा, यार ये तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि चिकनगुनिया हुआ था उस वक्त 2016 में चला था दिल्ली में, और मेरे रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा। तो मुझे इस वक्त दुख हुआ कि ऐसा क्या हो गया, एकाएक इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इतने में तो मैं खुद ही डॉक्टर बन जाता। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं उन दिनों में, लेकिन एक दिन मुझे खुद ही बुखार हो गया। मोटरसाइकिल से जा रहा था और घर पहुंचा, हिम्मत नहीं हुई सीढ़ियाँ चढ़ने की। तो मैं नीचे केमिस्ट शॉप पे पहुंचा और उनको बोला, भैया मेरे को ना बुखार है, बदन में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने 3-4 गोलियां दी। मैं लेके ऊपर चला गया। जाते जाते मैंने कहा, यार ये गोलियां खाने से अच्छा कुछ और होता तो बढ़िया होता। तो मैं डर के मारे अपनी मम्मी को नहीं बता रहा था, पापा को नहीं बोल रहा था, बोलूँगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। सोशल मीडिया उस वक्त व्हाट्सअप आया हुआ था। व्हाट्सअप पे एक वीडियो उसी वक्त आया, ये 4 सितंबर की बात है। मैंने उसको सुना तो राजीव भाई का एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जिसमें चिकनगुनिया बुखार का इलाज था, ओसिमम नाम का। मैं पूरी सीढ़ियाँ ना चढ़ के दोबारा वापस आया। वापस आके केमिस्ट शॉप पे गया कि मैंने कहा, जी मुझे ओसिमम दे दो। उन्होंने कहा, जी ओसिमम नाम की कोई दवा नहीं आती। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि ये जो वीडियो में बताने वाले भाई साहब हैं तो ओसिमम होम्योपैथ की दवा है। मैं दोबारा वापस चला गया और गूगल पे सर्च मारा ओसिमम, तो लिखा हुआ आया तुलसी। मैं घर पहुंचा, ऊपर जाके मैंने वाइफ को बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या दवाई ले लो। मैंने कहा दवाई तो डॉक्टर के पास चलते। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी है क्या। कह रहे हैं इस टाइम पे पत्ते कौन तोड़ने जाए, रात हो रही है। मैंने कहा तोड़ लो हाथ जोड़ के। तुलसी के पत्ते तोड़े, उसको उबाला, पिया और थोड़ी बहुत अजवाइन वगैरह डाल दी थी। सुबह तक मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और चला आया ऑफिस आया। मेरे ऑफिस में 22 लड़के थे। 22 में से सिर्फ 6 लड़के आए, और ऊपर जो मेरी फैक्ट्री में 8 लड़के रहते थे, उन्होंने बोला क्या बात है, ऊपर से आए नहीं क्यों काम पे। कह रहे हैं जी सबको दर्द और बुखार है। मैंने कहा भाई सबके सब तुलसी और अजवाइन उबाल के पियो। मैंने पिया, मेरा ठीक हो गया। मैं तो मोटरसाइकिल चला के आ गया और उन लोगों को पिलाया। वो लोग 3-4 घंटे बाद वो लोग भी वापस काम पे आ गए ऊपर से उतर के। तो उतनी सी घटना, मैं ऑफिस में बैठ के गूगल पे यही काम करने लग गया, सर्च मारना शुरू कर दिया कि क्या है और क्या हो सकता है, तकलीफें, ये सारी चीज़ें। तो संजोग से सर्च मारते हुए मेरे को दोबारा उसी शख्स का वीडियो जो राजीव दीक्षित जी का है, वैसी शक्ल की मेरे को और वीडियो दिखाई दी। मैंने उसको सुनना शुरू किया। सुनते सुनते तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि गलती, हम बीमार होने वाली गलतियां तो हम खुद ही कर रहे हैं। कि उनका एक वीडियो आ गया कि पानी पीने के 4 नियम, और इस तरीके से हमने राजीव भाई को पूरा सुना। 3 महीने तक लगातार मैंने उनके सारे ऑडियो वीडियो सारे सुन डाले। लेकिन सुनने के साथ साथ एक काम और करता गया कि जैसे कोई चीज़ मुझे नई मालूम होती थी, मेरे ऑफिस में 22 लड़के थे, मैं उनको समझाना शुरू कर दिया। साथ में अपने घर में सब जगह इस तरीके से जो अल्प ज्ञान भी मिल रहा था तो मैं उसको बांटता जा रहा था। और जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी उसको और ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा, उसमें सुना आयुर्वेद के बारे में सुना। तो आयुर्वेद के लिए मैंने संपर्क किया कि मुझे आयुर्वेद सीखना है, जानना है। तो 2-4 सोशल मीडिया पे जब तक मैं राजीव भाई की फ़ोटो लगा चुका था, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। क्योंकि पहले तो मेरे फ्रेंड मुश्किल से 50-60 थे, लेकिन जैसे ही राजीव भाई की फ़ोटो लगाई फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़ते गए और सोशल मीडिया पे लोग जुड़ते गए। तो उनमें कई डॉक्टर भी जुड़े। मैंने उनको फ़ोन किया, संपर्क किया। मैंने बोला जी मुझे आयुर्वेद सीखना है।
कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं सीख सकता। मैंने कहा ऐसा कैसे, राजीव भाई तो बोल चुके हैं कि हर कोई सीख सकता है। और उनके चेन्नई व्याख्यान से मुझे मालूम चल गया था कि हर इंसान अपना कम से कम 90% रोगों को ठीक कर सकता है। तो मैं उनके बताए हुए जो छोटी छोटी चीज़ें थी उन्हीं को आगे अप्लाई कर रहा था और अप्लाई कराता था। अजवाइन हो गया, तो उन्होंने बोला अजवाइन पेट में दर्द होता है। फिर मैंने क्या किया, अजवाइन पेट में ही काम आता है और कहीं कहीं काम आता है। तो वो जो कह रहे हैं कि घरेलू चिकित्सा, फिर मैं अजवाइन को इसी तरीके से पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया और मैंने लोगों को बताना भी शुरू कर दिया। अब ये तो मेरी सफ़र रहा इस तरफ से बढ़ने का, एक मतलब बेटा और भाई बनने का, लोगों की सेवा करने के लिए घरेलू चिकित्सा। अब घरेलू चिकित्सा ही क्यों, इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि के लिए मैं तो यही कहूँगा कि घरेलू चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे हर इंसान को अपनी दवा औषधि के बारे में पूरी जानकारी होती है, उसको शुद्धता की पहचान हो सकती है। आपको अगर आयुर्वेद में किसी ने बोला जी कि प्रवाल पिष्टि ले लो, अभ्रक भस्म ले लो, स्वर्ण भस्म ले लो या अशोकारिष्ट ले लो, मतलब कई सारी बीमारियों की आपकी कोई दवाइयों के नाम आपने पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन उसकी शुद्धता की गारंटी क्या है? घरेलू चिकित्सा में अगर किसी ने आपको बोला कि जी आपके पेट में दर्द हो रहा है, अजवाइन खा लो, आपको पता है कि ये अजवाइन है, ये शुद्ध है, ये सबसे बड़ी खासियत है। घरेलू चिकित्सा की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये आसानी से उपलब्ध, हर रसोई घर में है, उसकी पहचान है, उसकी शुद्धता है। अब हमें करना क्या है, क्यों के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि घरेलू चिकित्सा ही क्यों, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, एक ही रीजन है कि यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसकी औषधियों का ज्ञान, उसकी शुद्धता, उसकी उपलब्धता आपकी क्षमता के अनुसार होती है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपको आरोग्य बना देती है, पल भर में भी आरोग्य बना देती है, लेकिन उसकी शुद्धता की पहचान नहीं हमें, उसकी कई बार उनके भस्म हमारी पहुंच से बाहर है। तो घरेलू चिकित्सा क्यों, इस पे मैं इससे ज़्यादा अभी बात नहीं कर सकता। अब मैं इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ कि घरेलू चिकित्सा कर क्या सकता है, घरेलू चिकित्सा क्या कर सकता है, इसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे जो YouTube चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार का, उसमें आप जाके देखेंगे तो अचंभा, आश्चर्यजनक, मैजिक क्रिएट करने वाले परिणाम आपको घरेलू चिकित्सा से मिलेंगे। उसमें से एक मैं बताऊं कि गुजरात से कोई भाई थे हमारे व्हाट्सएप समूह में आए, उनके मामा जी की गर्दन का दर्द और गर्दन सीधा नहीं हो रहा था। मैसेज आया, मेरे मामा जी हैं, उनकी उम्र लगभग 50 साल है और उन 3 साल से डॉक्टरों की इलाज करा रहे हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथी, सब सारी पैथियों का इलाज करा चुके हैं, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, उनका सर नहीं घूमता, गर्दन नहीं घूमती। मैंने उन्हें कुछ नहीं, एक सिंपल सा उनको बताया कि सौंठ आधा चम्मच, 1 गिलास आधा गिलास दूध या पानी में उबाल के सुबह शाम 90 दिन लगातार पिएं, 90 दिन लगातार। 15 दिन बाद उनका मैसेज आया कि 10% आराम है। मैंने कहा नियमित करो। 3 महीने बाद उनका मैसेज आया कि मेरे मामा जी का गर्दन पूरी तरह से घूमने लगा और वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। इस तरीके से बहुत सारी घरेलू चिकित्सा है, उसके अनुभव हैं, लेकिन मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि घरेलू चिकित्सा को जानिए, उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में पढ़िए। आप बहुत सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे होंगे मुझे। मैं आपको एक छोटी सी बात करूं भाइयों वाली। सबको रोटी बनानी आती है, किसी को बाइक चलाना आता है, किसी को कार चलाना आता है, सबने सीखा है। किस लिए सीखा, किस लिए सीखा? भाई आप अफोर्ड कर सकते हो, आप जाओ ड्राइवर रख लो, गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीखा इमरजेंसी में मुझे कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो हम लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत सारे भाई भी ऐसे हैं, बहनें ही नहीं भाई भी ऐसे हैं जिनको खाना बनाना आता है। क्यों सीखा? आपके पास माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, कोई है, खाना बना के तो दे सकता है। होटल है,
दे सकता है, फिर भी आपने कुछ ना कुछ बनाना सीखा। क्यों सीखा? इमरजेंसी में, आपातकालीन परिस्थितियों में। तो आपातकालीन परिस्थितियों में जो सबसे सरल चिकित्सा पद्धति है वो है घरेलू चिकित्सा पद्धति, जो आपसे 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की दूरी में है। एक कमरे से 2 कमरे, दूसरे कमरे में रसोई पड़ी हुई है, आपके पेट में दर्द होता है, आप अजवाइन डाल के अजवाइन को भुने, हल्का सा तवे पे सेका, काला नमक मिलाया, चबा चबा के खा लिया, गुनगुना पानी पी लिया। कितनी देर लगती है? अगर ये रात के 2 बजे होता है तो आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, और आपको ये घरेलू चिकित्सा पद्धति का ज्ञान है और आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, तो रात को जाने से बच गए, इमरजेंसी में जाने से बच गए, समय बचा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, मेरी विनती है सभी भाई बहनों से, जो भी मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, जान रहे हैं, उनको यही विनती करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा है, एरोप्लेन चलाना नहीं सीखा, ट्रेन चलाना नहीं सीखा, तो मैं ये नहीं कहता कि आप सर्जरी करना सीख जाएं, लेकिन घरेलू चिकित्सा से छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करना ज़रूर सीखें, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां जब आपको नेचुरल मेडिसिन से ठीक होती है तो बड़ी बीमारियां आपके शरीर में नहीं आती। घरेलू चिकित्सा सबसे ज़्यादा आपको जो दिलाती है, सम्मान भी दिलाती है, इज्जत दिलाती है। इज्जत, प्यार, मोहब्बत, सम्मान। जब आपको कोई चीज़ मालूम है, सामने वाले को कोई तकलीफ़ होती है, आप उसको बताते हो, उसको फ़र्क पड़ जाता है, तो आपको दिल से दुआएं देता है। जैसे भाई ने कहा कि मैं निस्वार्थ इस काम को निस्वार्थ कर रहा हूँ, भाई राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अथक प्रयास में लगा रहूँगा और हमेशा लगा रहूँगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मिला मुझे, उसकी कल्पना से परे है, वो है प्यार, इज्जत, सम्मान। हम दादी, नानी, मौसी, माँ, भाई, चाचा, दादा, बुआ, इन सब की बातों को और नज़रअंदाज करते जा रहे हैं और हम डॉक्टरों की बात मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की बात नहीं सुननी, लेकिन मैं तो ये एक पल के लिए एक भाई के नाते कहूँगा कि क्यों सुननी, किस लिए सुनना। जब से एक मिनट 15 सेकंड या 20 सेकंड में आप ऑब्जर्व करें, आज से 70 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की तरफ आप लौट के चलें। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, कितने लोग बीमार थे। हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हों, उस पर जांच की प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं थी। हर इंसान अपनी बीमारी, तकलीफ़ों के साथ जुझारू भी था। लेकिन आज अगर किसी को हल्का सा पेट में दर्द हो जाए तो 2 मिनट में उसके दिमाग में घूमता है कि कहीं मेरे पेट में कैंसर तो नहीं हो गया। ये क्या है? ये आज की चिकित्सा पैथी द्वारा फैलाया गया डर, भ्रम, जिसे व्यवसाय के रूप में बटोरा जा रहा है, व्यवसाय किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि घरेलू चिकित्सा में, रसोई घर में, मैं कहता हूँ हम कई भाई बहनों से बात होती है तो मैं उनको कहता हूँ अगर आपके घर में 5 आदमी हैं तो कोई बात नहीं भाई, जिस तरीके से 5 परिवार है, एक घर में कोई काम पड़ता है तो 5 आदमी 5 कामों को अलग अलग कामों को करके उस घर का काम कर देता है। तो अगर हम घर में 5 परिवार हैं तो आप कुछ ना करो तो बोलो जी आप मेथी के बारे में जान लो, आपका काम है लहसुन कहाँ उपयोग होता है, आपका काम है अदरक कहाँ उपयोग होता है, आपका काम है तुलसी कहाँ उपयोग होता है। उनके ही उपयोगों को अगर हम 5 जनों ने याद कर लिया तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ। आपको छोटी, साध्य, असाध्य रोगों के लिए आपको किसी भी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान, चेन्नई व्याख्यान जो 11 घंटे का है, पूना व्याख्यान जो 7 घंटे का है, इन 2 व्याख्यानों को इतनी बार सुने जब तक कि वो आपके दिल और दिमाग में बैठ ना जाए। घरेलू चिकित्सा में
बहुत ही मैजिकल पावर है, आसानी से उपलब्ध है। और इसका एक नमूना और आपको बताता हूँ, आप लोग 1-2 मिनट के लिए फिर मन में सोचें या चिंतन करें, अभी करें या बाद में करें। जितने भी उम्र में बड़े हैं, कोई कितने भी उम्र में बड़े हैं, अपने आज की उम्र से पीछे की तरफ जाएं और अपने हॉस्पिटल वाले, जो आप हॉस्पिटल अपने लिए या परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए या जानकारों के लिए कभी हॉस्पिटल गए हैं या खुद के लिए गए हैं, तो आप ऑब्जर्व करें कि वहाँ पे किन्नर भाई बहन कितने आते हैं। कितने भाई बहन हैं जो किन्नर भाई बहन, जो इनको हिजड़ा बोलते हैं, वो भाई बहन आपको हॉस्पिटल में आपको डायबिटीज का, थायराइड का, पेट दर्द का या कैंसर का, हार्ट अटैक का, डायबिटीज का इलाज कराने मिलते हैं। आप सभी का जवाब ना होगा, क्योंकि मैंने कई भाई बहनों से व्यक्तिगत तौर पे बात करते हुए भी इस उदाहरण को रखा है, उनका दिमाग जागरूकता लाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी को कि वहाँ पे हमें मिले, हम ही होते हैं, वो तो होते नहीं। और सरकार या हमारा समाज उनके लिए कोई भी ऐसी चिकित्सालय नहीं खोल रखा, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उनके लिए अलग से है। जैसे आर्मी है तो आर्मी के लिए अगर अलग से हॉस्पिटल है, तो इस तरीके से उनके लिए भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसा क्या है? तो मैंने जब उनसे बात करी, कुछ चीज़ें तो मैंने उन पे ऑब्जर्व करी, लेकिन मैंने उनसे पर्सनली तौर पे बात करी तो उन्होंने बताया कि हमें जब कोई भी तकलीफ़ होती है तो हमारी अम्मा हमें दवाई देती है, हमारी अम्मा हमें दवाई देती है। यानी उनकी अम्मा उनके लिए पढ़ाई करके रखती है, सीखती रहती है, या अपनी दादी नानी या उनकी आने वाली पीढ़ी से जो भी अम्मा होती होंगी, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही होगी, उन लोगों को ये चीज़ सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा जी कौन सी क्या देती हैं? कहते जी हमें तो सबसे पहली बात कि हमें 90% तक हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, अगर होती भी है तो हमें रसोई घर के मसाले दिए जाते हैं, अजवाइन, अदरक, सौंफ, गुड़, इसबगोल की भुस्सी, तुलसी के पत्ते, लहसुन, हींग, जायफल, इन सब चीज़ों का उपयोग कराया जाता है। साथ ही बोलने का समय मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद शास्त्र को ही आज विभिन्न खंडों में बांट के व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, ये कोई पैथी नहीं है, ये आयुर्वेद शास्त्र का वो अंग है जिसमें पथ्य अपथ्य, आहार विहार की, किसी भी रोग की कल्पना के बारे में बताया जाता है। उनको इन्होंने आज एक नए रूप से जोड़ के उसको नेचुरोपैथी का नाम दे दिया, एक पैथी का नाम दे दिया। तो अब इंसान के पास क्या हो गया, मेरे को कोई तकलीफ़ हुई, हमारे परिवार में किसी को तकलीफ़ हुई, हम पहले एलोपैथी में गए, वहाँ पैसे खर्च किया, उसके बाद होम्योपैथ में गए, चलो होम्योपैथ का भी इलाज करा लेते हैं, उसके बाद हम आयुर्वेद का इलाज करा लेते हैं, आयुर्वेद के बाद हमें बढ़ावा मिला हुआ है नेचुरोपैथी का, तो हम नेचुरोपैथी का, यानी एक ही बीमारी, एक ही तकलीफ, एक ही परिवार को अलग अलग पैथियों में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक मत होके इन जो भी चिकित्सा के जो व्यवसायी लोग हैं, इन लोगों ने मिल के इनको अलग अलग पैथियों के रूप में बटोरा है। मैं आप लोगों से इन्हीं बीच में बातों में एक बात और कहता हूँ, घरेलू चिकित्सा में ही आता है, ये घरेलू चिकित्सा का अभिन्न अंग है। जितने भी भाई बंधु हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए हैं या उनके जानकार या उनके परिवार, तो ऑब्जर्व करें कि हॉस्पिटल में आपको खाना क्या मिलता है, कितने बजे मिलता है और कैसा मिलता है। रोग के अनुसार क्या किसी को हॉस्पिटल में मीट मांस मिलता है? क्या किसी को हॉस्पिटल में रात को 10 बजे 12 बजे खाना मिलता है? आप लोग देखेंगे कि नहीं मिलता। शाम को 7 बजे 8 बजे 2 रोटी, दाल, खिचड़ी, दलिया। तो इससे हम अगर 5,000 10,000 रुपये खर्च करके हॉस्पिटलाइज रह के आ रहे हैं, तो कम से कम अक्लमंद बने कि पैसे दे करके कुछ तो सीख के आएँ कि अगर हमारे शरीर में तकलीफ़ है तो अपने आहार विहार को उसी तरीके से रखें जिस तरीके से डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में रखा। एलोपैथी में आपको एक अलग ही एक और चीज़ उनमें जोड़ दिया गया है, डाइटिशियन। आपके लिए डाइटिशियन एक चार्ट बनाएगा, वो भी एक आपके लूट की एक पैथी है। क्या ज़रूरत है?
भाई आपने हमें एक चीज़ के लिए लिया तो आप अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट के क्यों देते हैं? फिर एक भाई और बेटे के नाते आप लोगों की जागरूकता के लिए बताऊं कि आज से 20 साल, मुझे याद है मेरी उम्र आज 42 साल है, तो मैं अगर पुराने दिनों की बात करूं तो मैं बचपन में जब कभी जाता था तो किसी को भी अपने लिए या डॉक्टरों के लिए या चाचा किसी के लिए जाते थे तो सबसे पहले डॉक्टर साहब जो भी होते थे वो कहते थे जीभ दिखाओ, लंबी सांस लो, धीरे सांस लो, पीठ की तरफ आला लगाते थे, छाती की तरफ आला लगाते थे। आज क्या होता है, 2000, 500, 1000, 1500 रुपये की फीस देने के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट लिख देते हैं। भाई आप लोगों ने 5 साल पढ़ने के बाद और 10-10 साल का एक्सपीरियंस अनुभव होने के बावजूद भी आपको ये नहीं मालूम कि जुकाम भी हुआ है तो आप टेस्ट लिख रहे हो, बुखार भी हुआ है तो आप टेस्ट लिख रहे हो, तो आप लोग कहाँ किस बात के ज्ञानी हो? उससे तो अच्छा हमारी दादी नानी थी जो थोड़ा सा पेट को ठोक बजा के देखा, ढप ढप कर रहा है, अरे ठीक है इसको अफरा हो गया, लाओ भाई इसको दे दो, कुछ खिला पिला दो, अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, इसको दो दिन हल्का सा माड़ भात खिला दो, मतलब गीला चावल खिला दो, खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो, बुखार हो गया। बुखार के बारे में गांव में एक बहुत अच्छी कहावत है कि घर आया मेहमान और शरीर में आया बुखार, उपवास करा दो, लंघन करा दो, खाने को मत दो, तो उल्टे पैर वापस चला जाता है। अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं, अगर वो आपको खाना नहीं देगा तो आप कितनी देर टिकेंगे उसके घर में? उसी तरीके से शरीर में बुखार है, जब बुखार आपको आ गया तो आप उपवास कर लें, खाना ना खाएं, सुपाच्य, अगर इच्छा भी है तो सुपाच्य भोजन, एकदम गीला चावल खाएं, गीला चावल, दाल का पानी पी लें, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन नहीं खाइएगा तो मर नहीं जाइएगा। तो इस तरीके की जो चिकित्सा पद्धति थी घरेलू चिकित्सा पद्धति में ही है, क्योंकि मैं खुद ही, मेरी नानी आज भी 92 साल की है, उनका पूरा, अगर उस पेड़ से निकलने वाले हम अगर सारे पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं हम सब अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा करीब 700 परिवार का, 700 लोगों का अपना परिवार समूह है। उनमें आज को छोड़ के पहले उन लोगों का हॉस्पिटल का खर्चा ना के बराबर था। मेरा बड़ा भाई जिसे हफ्नी की समस्या थी, बचपन में जब पैदा हुआ था तो पहले दिन से ही उसकी सांस ऐसी चलती थी कि आवाज़ दूसरे तीसरे चौथे कमरे तक सुनाई देता था। उसको लेके बहुत सारे डॉक्टरों के पास भी चले गए थे सब। उस वक्त भी ज़माना था, दूर 70-80 किलोमीटर दूर डॉक्टर होते थे, वहाँ जाके दिखाया, लेकिन वो ठीक किससे हुआ? देसी गाय के घी के मालिश करते रहने से। मुझे खुद ही बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर खांसी होती थी, जो मेरी नानी कुछ जड़ी बूटी होती थी उसको घी में भून के और उसको मेरे को खिलाती थी, बहुत कड़वा लगता था, कंटेरी बोलते हैं, कंटेरी, उसको देती थी। तो आज जब मैं पढ़ा, जब मैं इस क्षेत्र में उतरा कूदा, तो उन सब चीज़ों को, जो घरेलू ज्ञान जो हमारी दादी नानी करती थी, हमारे गांव घरों में पहले नींबू का अचार लगता था, नींबू और नमक का, वो भी नींबू और नमक का अचार उस दिन तक रखा जाता था कि जब तक कि वो काला ना हो जाए। और वो काले नींबू का अचार का फ़ायदे इतने होते थे कि कैसी भी बदहजमी हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, पेट में गैस बन रहा हो, कुछ भी हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उस नींबू को हमें खाने को दे दिया जाता था और बीमारी दूर हो जाती थी। पुराने अचार लगा के रखने की परंपरा रही है। वो अचार जो हमारा होता है, जितना पुराना होता जाता है उतनी ही ज़्यादा औषधीय गुण उनमें आता है। जी, तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि घरेलू चिकित्सा, आप लोगों से विनती है कि घरेलू चिकित्सा सीखें, जानें, इसको पहचानें, और अगर आपको कोई अनुभव है, आपके पास कोई ज्ञान है, तो उसका जन जन तक पहुँचाएं। जिस तरीके से किसी को बुखार होता है तो आप 2 मिनट में कह देते हो पैरासीटामोल ले लो, तो आगे से अगर आपको मालूम है कि मेरा बुखार मेथी दाने से ठीक हुआ है, मेरा बुखार दालचीनी से ठीक हुआ है, मेरा बुखार तुलसी के पत्ते से ठीक हुआ है, मेरा बुखार नीम के पत्तों से ठीक हुआ है, मेरा बुखार धनिया से ठीक हुआ है, मेरा बुखार पुदीना से ठीक हुआ है, किसी भी चीज़ से ठीक हुआ है, आप उसको जन जागरूकता के लिए आगे अपने अनुभव को शेयर करें, अपनी आवाज़ दें, समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। सभी को वंदन।
परंपराओं को देखा जाए, क्योंकि शास्त्रों की बात नहीं करता मैं, परंपराओं की बात करता हूँ। अगर परंपराओं की बात करें तो मुझे बातों में एक बात याद आई कि हमें पहले सफ़र काटना होता था। सफ़र मतलब पैदल, पहले ना कुछ सफ़र ऐसे होते थे, पैदल चला करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग ना अपने बैल को लेने के लिए या किसी बाजार काम से या किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए जब वो चलते थे तो साथ में अपने साथ भूंजा, फरही या जो भी कुछ होता था खाने पीने की चीज़ एक थैले में लटका के या गमछे में लटका के चल देते थे। और मैंने देखा भी है कि वो लोग कुछ मुंह में चलाते हुए खाते हुए चलते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मतलब परिश्रम का काम है, आप अगर परिश्रम कर रहे हैं तो आप कुछ बार बार कुछ भी खा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बात करूं तो अगर पचा सकते हैं तो पत्थर खा लो, नहीं पचा सकते हैं तो आपको अमृत खाने का भी हक नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी तरीके से बात करें कि अगर हम कैसे करें तो मेरे हिसाब से मैं राजीव भाई की बात को सबसे सर्वोपरि मानता हूं कि सुबह का भोजन आपको बहुत ही ज़्यादा भरपेट होना चाहिए। जितना खाने की इच्छा है पूरा खाएं, क्योंकि उसको पचने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। नहीं, क्योंकि अगर हम इसको फिर दोबारा परंपराओं की तरफ, क्योंकि जब हमारे खेतों में काम करने के लिए मजदूर जाते थे तो सबसे पहले हमारे घर पे आते थे और उनको हम खाना खिलाते थे। वो पहले खाना खा लेते थे, उसके बाद जाके खेतों में काम कर रहे होते थे। और जब तक उनको भूख नहीं लगती थी तब तक वो वहाँ से हटते नहीं थे या मांगते नहीं थे। ये तो आज का चलन हो गया कि सुबह का नाश्ता करना है, दोपहर में भोजन करना है, शाम को फिर कुछ खाना है, रात को कुछ खाना है। अगर हम 90 मतलब पुरानी परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो सुबह जब मेरा खुद का स्कूल जो था वो 10 बजे का था, तो हम सुबह घर से खाना खा के जाते थे और शाम को 4 बजे छुट्टी मिलती थी तो हम शाम को 4 बजे घर आते थे। दोपहर के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलता था। 1 बजे का लंच जरूर होता था, आधे घंटे का, लेकिन उस लंच तो क्या आज मैं 42 साल की उम्र में उस आहार विहार के साथ क्या मैं कमज़ोर हूँ या मेरे पिताजी कमज़ोर हैं या मेरे पिताजी बीमार हैं? लेकिन हाँ, आज जो हम बच्चों को सुबह भेज रहे हैं और जिस तरीके से हम खिला पिला रहे हैं तो वो बच्चे आज ज़रूर बीमार पड़ रहे हैं। हम क्यों नहीं बीमार पड़े और ये क्यों बीमार पड़ रहे हैं, आप इसको सोच सकते हैं। क्योंकि हमें सुबह भर पेट खाना, चाहे वो कई मौसम में, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कई बार हमें बासी खाना भी खाने को मिला था। रात का रखा हुआ चावल होता था, सुबह उसमें पानी मिलाया और लाल मिर्च और नमक मिला के भरपेट खा के चल दिए। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है। इसका मतलब कि सुबह का भोजन आपको भरपेट खाना है। और अगर आप परिश्रम काम करने वाले हैं, हाँ जी, उचित समय तो सबसे अच्छा उचित समय तो यही है कि जब तक आपको भूख नहीं जगती है तब तक तो आपको ज़बरदस्ती खाना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी पूछे तो नहीं खाना चाहिए अगर आपको भूख नहीं जग रही है। फॉर्मेलिटी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरा करके आप अपने पेट को नुकसान कर रहे हैं। उससे अच्छा है पहले उस पेट को उस अग्नि तक लाएं ताकि आपको सुबह 9 बजे वो खाना आपको मांगे। अगर इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सुबह 9 बजे कैसे वो भरपेट खाना मांगेगा, तो शाम को 7 बजे आप खाना खा लें। शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद सुबह उठते ही जैसी शौच क्रिया से निर्मित होते हैं उस वक्त 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अदरक, 2-3 चुटकी काला नमक, इसकी चटनी बना के और इसको चाट जाएं और हल्का सा गुनगुना पानी पी लें। 1 कप पानी पी लें। अगर आपने 4 दिन कर लिया सुबह के 6 बजे, तो मैं कह रहा हूँ कि 7:30, 8, 9 बजे तक, उससे पहले आपके पेट में ऐसे चूहे कूदेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई क्या है। तो आप कभी खाने की ये भी नहीं कहोगे ये क्या बना दिया, जो है वही खाओगे और उसको पचा भी डालोगे। तो ये मैं परंपराओं की तरफ से बार बार खाना भी है। किसको खाना है भाई? जो चल रहा है, जो पैदल चल रहा है। हाँ, वे सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि कोरोना तो कोई बीमारी ही नहीं है। कोरोना एक षड्यंत्र है, एक जांच की प्रक्रिया है जिसको आपको ढूंढ के बता दिया गया। एक चीज़ बताइए, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि विटामिन आपने कितने पढ़े थे? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा हमारे से पहले की उम्र में। तो आपके ज़माने में क्या विटामिन 17 था या विटामिन 18 था? नहीं था भाई। ये इनकी खोज है हमें दिन प्रतिदिन कमज़ोर करने की। इनकी खोज है हमें एक षड्यंत्र में फैलाए रखने की।
और कोरोना से जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनकी मतलब आत्मा के, उनके परिवार के लिए मैं बहुत ही दुखद हूँ और उनकी भगवान उनको हौसला दे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी डेथ कोरोना से नहीं हुई है, उनकी डेथ डॉक्टरों की दी गई दवाइयों से हुई है, उनकी डेथ उनकी नहीं सही नहीं केयर करने से हुई है। भाई जिसको जो तकलीफ है, तकलीफ का इलाज होना चाहिए। कोरोना अगर वायरस अगर है भी, अगर हमारे शरीर में मान ले सपोज दैट किसी तरीके का वायरस फैलता है तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में हमारे देश के सारी भिखारियों की संख्या खत्म हो जानी चाहिए थी। रोड पे बैठे हुए सारे मजदूरों की संख्या खत्म हो जानी चाहिए थी। वो उनमें से एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए था। हमने अश्वगंधा ले लिया होगा, गिलोय ले लिया होगा, किसी ने बाबा की कोरोनियल किट ले ली होगी, किसी ने कुछ लिया होगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिया होगा। उन लोगों के जो 80% जनता जो हमारी भारत की है, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो उनकी संख्या तो आज खत्म हो जानी चाहिए थी 9 महीने में। तो हाँ हाँ मैं आपको 2 मिनट भी आपको बता देता हूँ। मैं अभी उसी बात पे आ रहा हूँ कि अभी मैंने जैसे हमारे कहते खांसी का तो काल है हमारे घर में, रसोई घर में इतने सारे काल हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों से आपका नहीं रुक रहा है तो वहाँ पे कमी किस चीज़ की है? शुद्धता की। मेरे पास अभी तक जितने भी खांसी से पीड़ित भाई बंधु आए, चाहे कोरोना हो या ना हो, आप खुद ही जाके YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग लंग्स इन्फेक्शन 80% लंग इन्फेक्शन घर में ही रह के पूरी तरह से कंट्रोल हो गए। किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो गए उनके साथ सेवा नहीं मिली, वो डर के साये में रहे। 14 दिन अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके सामने भी अगर इंसान भूत बन के आए तो उसकी तो आधी जिंदगी ऐसी बर्बाद हो जाएगी। पहले इसको माहौल बनाया गया, क्रिएट किया गया कि हर इंसान सपने में भी, जागते हुए तो डरे सपने में भी डरता रहे। इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए इसको पहले सोशल मीडिया के थ्रू, नेताओं के थ्रू, सारी सब चीज़ों के थ्रू पहले हमारी सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। खैर, अब कोरोना का सबसे सर्वोत्तम इलाज, जो तकलीफ है उसका इलाज कर दीजिए। खांसी हो रही है, खांसी का इलाज कर दो। उल्टी हो रही है, उल्टी का इलाज कर दो। बुखार हो रहा है, बुखार का इलाज कर दो। और सामने वाले को सिर्फ एक बात बोलो, आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपको तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए आपको फौज में भर्ती मिल गई। आप अपने नाम के आगे कोरोना किलर लगा लेना 10 दिन बाद। मैंने अभी तक कम से कम तो 65,000 भाइयों से कॉल पे बात करी है और 300 घरों में जाके कोरोना पॉजिटिव के साथ बैठ के बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर, और मैं अपने 10 साल की बेटी, 12 साल का बेटा और 14 साल की बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। और कभी कुछ नहीं, अब मिल के आता हूँ और हम बोलते हैं। रात को 12 बजे किसी का फ़ोन आ जाए, मेरे घर में कोरोना, मैं कहा एड्रेस भेज दो भाई, अगर दिल्ली में हो तो मैं अभी आ जाता हूँ और आपके साथ बैठ के चाय खाना वाना खा लेता हूँ। क्योंकि अगर फैल ही नहीं सकता। हाँ, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कोरोना में क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना लिंक दूंगा, उसमें क्या है कि घरेलू इलाज, उसमें उपचार बताया हुआ है। आप घरेलू को करें, नहीं कंट्रोल होता है, आप अपने एक्चुअली क्या भैया, यहाँ पे चोर बाजारी ज़्यादा है, बस इसी वजह से हम मर रहे हैं यहाँ पे, चाहे हो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो। धनिया, साबुत धनिया, अदरक और काला नमक, इनकी चटनी बना के सुबह 6 बजे के आसपास आप इसको सेवन कीजिए तो आपको भूख अच्छी जगेगी। और ये भूख ही नहीं जगेगी, गलत खान पान से होने वाला बुखार भी पूरी तरह से नष्ट होता है। दो चम्मच अदरक, आधा इंच के आसपास, नमक स्वाद के अनुसार। हाँ जी, अब जो कोई छोटा बच्चा होगा उसको आधा इंच के आसपास।
घरेलू में इसका सबसे बढ़िया उपचार है, सबसे सरल और सस्ता। अगर आपको लहसुन खाना मना नहीं है तो 20 ग्राम लहसुन, कितनी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, हाँ तो 20 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम काला तिल और गुड़, इनको मिला के चटनी बना के सुबह सुबह खाली पेट 90 दिन लें। और देसी गाय का घी 2-2 बूंद रात को सोते हुए नाक में डालें। आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे अपनी उस दवाइयों की डोज धीरे धीरे कम करते जाएं। निमोनिया का यह सबसे बढ़िया इलाज है कि सबसे पहले जिसको भी निमोनिया हो उसकी मालिश और सिकाई भरपूर करें, मालिश और सिकाई भरपूर करें। ऐसे इलाज अगर देखें तो बहुत सारे हैं, एक नहीं सैकड़ों है, लेकिन मैंने जो सबसे सरल है वो है सरसों के तेल में लहसुन, मेथी, अजवाइन इनको डाल के पका लें, इस तेल से मालिश करें और अजवाइन या नमक या रेत की पोटली बना के उसकी छाती और पीठ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे गलती क्या होता है, जिनको भी निमोनिया होता है आगे छाती का ख्याल रखते हैं, फेफड़े के आगे वाले हिस्से का ख्याल रखते हैं, पीछे वाले हिस्से की सिकाई नहीं होती, पीछे वाले हिस्से की मालिश नहीं होती। जबकि फेफड़े के दोनों तरफ है, पीछे भी कफ जमा होता है, आगे भी नहीं, आगे ही सिर्फ नहीं जमा होता। इसलिए आगे के साथ अगर पीछे भी सिकाई करी जाए, दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। और उसके बाद घरेलू में तुलसी, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, ये सब चीज़ों को मिला के अल्प अल्प मात्रा में, बच्चा है तो बहुत ही नगण्य मात्रा में, बड़े हैं तो कम ज़्यादा हो जाए, इनमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पीसें, पानी में उबालें, उबाल के पिलाएं या शहद में मिला के दें। दिन में 3-4 बार दीजिए, मालिश कीजिए, सिकाई कीजिए। निमोनिया तो क्या, निमोनिया का चाचा भी भाग जाएगा। भैया तकलीफ बताइए, तकलीफ। उम्र, भैया अगर पैसे बर्बाद करने हो तो इलाज ढूंढते रहिए। नहीं भैया, क्योंकि ये अगर यही छोटा होता, 20 साल 16 साल के लड़के को अगर ये तकलीफ हो जाती तो उसका फिर भी संभव है 40 साल की उम्र में आप सारी चीज़ों से सब चीज़ कर सकते हो। इसका जो सबसे बड़ा परहेज है, अपना स्ट्रेस लेवल ख़त्म नहीं कर सकते। क्यों? आप नौकरी पे नहीं जाते, आपके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, आपको घर नहीं है, या सुबह से शाम तक घर में नहीं घुसना होता, या आप मतलब आज के कलयुग में आप नहीं है। जो इस कलयुग में है उस सब के पास स्ट्रेस है। सिर्फ छोड़ के 16 साल से छोटे, मतलब 20 साल 16 साल से नीचे के बच्चों को, उनको स्ट्रेस लेवल नहीं है। क्योंकि एक स्ट्रेस खत्म हो सकता है। सामान्य देखिए भैया, मैं गलत वो नहीं करना चाहता। अगर आप ढूंढने जाओ तो घरेलू में कहा जाता है कि इसके लिए कौड़ी आती है, कौड़ी को नींबू के रस में भिगो के रख दें, इतना डुबो दें, और उसके बाद 15-20 दिन बाद उस रस को नियमित तौर पे लगाते रहें। तो इससे एक चीज़ की तो गारंटी है कि अगर आपको दिक्कत हुई, आपकी दिक्कत नहीं भी ठीक हुई है, तो आपके बच्चों में नहीं आएगी, अनुवांशिक आना बंद हो जाएगा।
इसकी भैया इसका सबसे सरल उपचार है, देसी गाय का घी रात को नाक में डालें, अदरक, गुड़ और अजवाइन ये तीनों चीज़ें मिला के नियमित तौर पे दिन में 2 से 3 बार लें, चबा चबा के खाएं। पानी नहीं पीना है। अगर गलती से आपने पानी पी लिया इसके साथ तो इस दवा का असर खत्म हो जाएगा। हाँ, मात्रा अपनी इच्छा अनुसार, इसमें कोई मात्रा की कोई बंदिश नहीं है। रात को सोने से पहले जरूर लें ताकि सुबह की छींकें बंद हो जाए। अगर आपने 10 दिन भी कर लिया तो उसके बाद ये 100 छींकें 2 छींकों में बदल जाएगी, और महीने 2 महीने लगातार कर लिया तो छींकों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। डायलिसिस होती है तो सबसे पहला तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं डायलिसिस स्किप कर सकता हूं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे संपर्क कीजिए। इस उम्र में अगर आप लहसुन सेवन करते हैं तो सबसे बढ़िया लहसुन। ऐसे मैं आपको औषधियों के नाम ही बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खून को पतला रखती है। लहसुन, मेथी, अजवाइन, दालचीनी, मुलेठी, इलायची और जितने भी तिक्त और कसैले स्वाद की जो चीज़ें हैं वो आपको खून पतला रखती है। अगर मैं सबसे सस्ते में आपको बताऊं तो सुबह नीम का दातुन 8 इंची का दातुन लें और उसको पूरा चबाते हुए उसका रस पी जाए। दातुन भी करें और चबाते हुए उसका रस पी जाए। किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सिर्फ 8 इंच का दातुन चबा गए नीम का। तो घर में दालचीनी है, दालचीनी आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच शहद, इसको मिला के सुबह और शाम चाटिए। आराम से बच्चों की तरह जैसे चॉकलेट चाटते हैं उस तरीके से चाटिए। और संभव हो अगर थोड़ा सा अच्छे अफोर्डेबल हैं तो छोटा सा सूखा नारियल इसको चाटने के बाद जरूर चबाएं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे सरल, अगर आपके आसपास बेल का पेड़ तो उसके 3 पत्ते लें। एक पत्ते में 3 पत्ता होता है, 3 पत्ते बेलपत्र और 2-3 काली मिर्च। दिन में 3 से 4 बार उसको पान की तरह चबा चबा के उसका रस पी लें। इससे ना हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, डायबिटीज भी कंट्रोल होता है, जलोदर की समस्या दूर होती है, इससे फलेरिया की समस्या दूर होती है और इससे हार्ट की समस्या भी दूर होती है। और अगर चाय के रूप में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर की चाय पत्ती और चीनी दोनों को उठा के उससे फुटबॉल खेल जाइए और उसकी जगह पे लेके आइए गुड़, और उसकी जगह पे लीजिए दालचीनी, मेथी, मुलेठी और गोरखमुंडी। 4 चीज़ों का बराबर मात्रा। और इस मौसम में अर्जुन की छाल मिला सकते हैं। इनको बराबर मात्रा में पाउडर करके आधा चम्मच, चौथाई चम्मच उसके हिसाब से चाय की तरह उबाल के पीजिए। दिन में 2-3 बार चाय की तरह पीजिए। बीपी की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चाय छोड़नी बहुत जरूरी है। वंदे मातरम। ठीक है। अगर आप जो भी आयुर्वेद की दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ साथ क्या आप अर्जुना रिस्ट, अर्जुना धृत, अर्जुना आसव ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही साथ में? तो फिर आप अपने चिकित्सक से मिले, उनको बोले जी मेरे को जब हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे आयुर्वेद की जो सबसे महान औषधि है हार्ट की, उस औषधि का क्यों नहीं सेवन करा रहे हैं। और मेरी तरफ घरेलू में मैं बता देता हूँ घरेलू में हम क्या करें जिससे हमारा हार्ट मजबूत रहे। घरेलू में हार्ट मजबूत करने के लिए आप सुबह की चाय और शाम की चाय अर्जुन की छाल का पीजिए। चौथाई चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर दूध या पानी में डाल के उबालिए, सुबह पीजिए, शाम को पीजिए। आपका अर्जुना रिस्ट नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लीजिए। घी लेते हैं, अगर घी खाते हैं या डॉक्टरों ने घी मना कर रखा है तो आज ही अर्जुना धृत मंगाएं। अर्जुना धृत बनाना भी बहुत आसान है।
घी में अर्जुन की छाल को डाल के उबाल दीजिए, पका दीजिए अच्छे से, और उस घी को छान के रख लीजिए। वो घी आपके अर्जुन अर्जुन के धृत के गुणों से भरा पूरा हो जाएगा। उसी को सब्जी में डालें, उसमें रोटी में लगाएं, उसको दाल में डाल के लें। हाँ, तो उसी घी में अर्जुन की छाल लाएं। अर्जुन की छाल, मैं से आपको प्रॉपर विधि बता देता हूँ। 100 ग्राम अर्जुन की छाल को 16 गुना ज़्यादा पानी में डाल के उबाले, चौथाई रहने तक। 100 ग्राम पानी अर्जुन की छाल है तो 16 गुना ज़्यादा पानी, उसको चौथाई रहने तक उबालें। उसके बाद उस छान कर उसको दूसरे घी में, जितना आपने पानी है उसका आधा घी मिला के उसको धीमी आंच पे पका दें। जब पानी का हिस्सा जल जाए, जो घी बचेगा, तो जिस भी औषधि के साथ, कोई भी औषधि, अर्जुना धृत, अश्वगंधा धृत, शतावरी धृत, ब्राह्मी धृत, जिसका भी घी बनाना है, इसी विधि से आप उसको बना के अपने रूटीन में सेवन कर सकते हैं। आपको बाहर के दूसरे वालों का, किसी का भाई जरूरी नहीं है कि पड़ोसी ने कैसे बनाया, उससे अच्छा है घर में बना लो। जी, दाल खाइए, दाल में ला लें, दाल में लीजिए। सब्जी खा रहे, सब्जी में डालिए। रोटी खा रहे, रोटी में लगाइए। डॉक्टर मना कर रहा है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। डैंड्रफ दूर करने के लिए बहुत सारे उपचार हैं। मैं आपको एक सबसे कारगर उपचार बताता हूँ, शायद आप कर लें तो बहुत बढ़िया। सरसों के तेल की खली आती है, सरसों के तेल की खली, जब तेल निकलता है तो उसकी खली होती है। हाँ, उस खली को मतलब 100, अगर जैसे 100 ग्राम है तो उससे 4 गुना ज़्यादा पानी में भिगो दें, और उसके बाद उसमें से एक एक हिस्सा लेके 4 दिन लगातार उसको बालों में लगा के आधे घंटे बाद बाल धो लें। डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते, नहीं उपलब्ध है, तो घर में अपने लहसुन है, तुलसी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, इनकी चटनी बनाएं, बालों में लगा के कम से कम आधे घंटे तक छोड़ें, और उसके बाद बाल को साफ करें। शैम्पू बंद कर दें, साबुन शैम्पू बंद कर दें। अभी शुरू की बातों में शायद आप रहे होंगे तो सुन लिए होंगे कि गर्दन के दर्द का, जकड़न का सबसे अच्छा उपचार सोंठ है। ऐसे लहसुन है, मेथी है। तो मैं आपसे बात हो रही है तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने बताया कि सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन, मेथी डाल के पका लीजिए और इस तेल से मालिश कराइए। सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन, मेथी डालकर, सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन, मेथी डाल के इसको पका लीजिए। पकाने के बाद इस तेल से हल्का गुनगुना करके इससे मसाज कीजिए। मसाज मतलब लगाना है, रब करना है, उसमें मालिश नहीं करनी है। मालिश नहीं करनी है, ध्यान रहे, मसाज करनी है। धीरे धीरे उसे रब करना है, उसमें तेल सुखाना है। और हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों बराबर मात्रा का पाउडर बना लें, और इस पाउडर का आधा चम्मच 1-1.5 कप पानी में उबाल के दिन में 2 से 3 बार, और इसको पीते हुए अगर किसी तरीके की समस्या होती है, पेट में जलन होता है, तो उसके बाद जीरा या अजवाइन का सेवन करें, क्योंकि दवाई तो आपको सेवन करनी ही करनी पड़ेगी। अगर इससे जलन होती है तो जीरा या अजवाइन या धनिया का सेवन करें। अगर कब्ज रहती है तो इसमें घी मिला लें।
ओम। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।